क्या 12 घंटे का मंच चला है और हमारे सेशन को कितनी शोभा देता है कि वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये आखिरी सेशन में चर्चा करने के लिए इतने मुद्दे डिस्कस कर सकते हैं, समय कम है। पीयूष जी को कभी तो हमें जाने देना होगा। पीयूष जी, सीधा मैं कूद रहा हूँ अंदर। गवर्नेंस की थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दे बढ़ाते हैं। आपने हाल ही में बोला है कि भारत की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड नंबर 400 से भी अधिक बिलियन डॉलर, $500 ट्रिलियन के करीब पहुंचने वाले हैं। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत वर्षों तक सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स करने के कारण विश्व में आज भारत की एक साख बनी है, भारत के बारे में एक विश्वसनीयता बनी है और दुनिया हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखने लगी है। इसके मद्देनज़र कोविड के बावजूद आज भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत सारे देश इच्छुक हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार करते हैं तो एक ईमानदार व्यवस्था मिलती है, पूरी पारदर्शिता है, जो हम कहते हैं वो देते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। और इसी के कारण एक हिम्मत करके बड़ा आंकड़ा 30 लाख करोड़ का यानी $400 बिलियन हमने इस वर्ष निर्धारित किया और अप्रैल से ही इसके पीछे एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेके पूरी सरकार, अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, राज्य सरकारों को भी हमने इसमें साथ में जोड़ा। विश्व भर में हमारे जो मिशंस हैं, लगभग 150 से भी अधिक मिशंस जहाँ पे सामान जाता है, उन सब मिशंस के साथ सीधा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवाद किया, उनको भी प्रेरित किया कि वो भी इस काम में जुड़ें। तो एक प्रकार से जब पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया, उनके साथ बातचीत की, उन्हीं से आंकड़े लिए कि क्या करा जा सकता है, तो पिछले वर्ष $290 बिलियन के निस्बत इस वर्ष 400 बिलियन ने इतनी बड़ी छलांग लगभग 40% की लगाने का हौसला बढ़ा और लगातार अप्रैल से हम 30 बिलियन हर महीने करते करते नवंबर तक $262 बिलियन अभी तक कर चुके हैं। और दिसंबर के आखिरी तक जो पिछले साल के 12 महीने का आंकड़ा था, वो मेरा विश्वास है हम दिसंबर तक कर लेंगे और मार्च में जाके 400 बिलियन का पूरा आंकड़ा करेंगे। तो ये खुशखबरी है और इसमें ऑफ कोर्स विकास का मुद्दा, एक्सपोर्ट का मुद्दा, सीधा मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा होता है। सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करते हैं, आज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में कैबिनेट ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 75,000 करोड़ रुपए PLI सेमीकंडक्टर्स के लिए। क्या आपको आशा है कि 2022 में हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की तकनीक भारत में होगी, आत्मनिर्भर बन जाएंगे? ऋषभ जी, पहले तो 400 बिलियन गुड्स का है, मर्चेंडाइज, सर्विसेज उसके ऊपर है, 150 बिलियन से ज़्यादा हम सर्विसेज में करेंगे। वो भी एक प्रकार से लगभग 40% की वृद्धि होगी पिछले वर्ष से। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो वास्तव में दर्शाती है कि भारत में गत इतने दशकों से कैसे विकास का काम बड़ा नचीला और बहुत ही पुअर गवर्नेंस का शिकार बना। वैसे तो हमने आज से लगभग 28 साल पहले, और 28 नहीं एक्चुअली तो 38 साल, 83 में कॉन्सेप्चुलाइज हुआ था, तो यानी 38 साल पहले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में आई, ये शुरुआत की थी। तब तक बाकी कई देशों ने तो सोचा भी नहीं था। लेकिन उस समय की सरकारें प्रोजेक्ट्स को बहुत पूरी अच्छी तरीके से सोच समझ के और बड़े रूप में प्लान नहीं करती थी, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी। हम देखते हैं कई विभागों में प्रोजेक्ट्स 20-20, 30-30 साल तक लटके रहते हैं। ये भी वैसा सा ही एक उदाहरण है। सेमीकंडक्टर डिस्पाइट द फैक्ट के मोहाली में उसका यूनिट कई वर्षों पहले लगा, 86-87 तक लगभग लग गया था, उसने कुछ प्रगति नहीं की और एक छोटा सा यूनिट जो स्पेस की हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही मीट करने का मात्र काम करते रहा। पूरे विश्व में आज सेमीकंडक्टर की निर्भरता पूरी तरीके से कुछ 2-3 देशों पे है, भारत में तो ना के बराबर है।
ऐसी परिस्थिति में जब आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की गई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेमीकंडक्टर को भी प्राथमिकता दी और उसके पूरे इकोसिस्टम को स्टडी करने का काम भारत सरकार ने किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछली कैबिनेट में कल ही 76,000 करोड़ का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्शंस को, चाहे वो फैब हो, चाहे डिज़ाइन हो, R&D हो, हर सेक्शन को एड्रेस करने वाला एक बहुत बड़ी योजना निर्धारित की गई है। योजना को मंजूरी मिली है 2022 तक। ऐसे कोई ये हम उम्मीद करें कि अभी मंजूरी हुई है और एक साल के अंदर ये यूनिट्स लग जाएं, ये लगभग असंभव है। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। इसके साथ साथ एजुकेशन का इकोसिस्टम बनाना पड़ता है जिससे स्किल्ड मैन पावर तैयार हो। तो इसके लिए बहुत सारे कदम साइमल्टेनियसली करने पड़ते हैं, यूटिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, और साथ ही साथ विदेश से इक्विपमेंट आएगा, उसकी स्टार्टअप करना। तो फेजेस में एक काम होगा, बट आने वाले 5-7 वर्षों में एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम जो लाखों करोड़ का निवेश भारत में लाएगा, लाखों नौकरी और रोजगार के अवसर लाएगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। ये रणनीति अच्छी है, लिथियम भी ढूंढना है, कोबाल्ट भी ढूंढना है, बट मंत्री जी इसमें राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? यूपी के भी आंकड़े बड़े हैं, अब लोग आशा कर रहे हैं कि भी यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जो लोग वोट देते हैं, जो दिल से वोट देते हैं, आशा के लिए वोट देते हैं, उनके लिए ये चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से, चाहे वो पहली टर्म हो 2014 में और फिर दूसरी बार आप सबके आशीर्वाद से और बड़ी बहुमत से हम फिर चुन के आए तो 2019 में, दोनों बार हम सभी मंत्रियों को एक प्रकार से गाइडिंग फिलॉसफी जो दी है वो है कि हमें देश के जनता की सेवा करनी है, समाज के जो सबसे गरीब से गरीब वर्ग है उनके जीवन में सुधार लाना है, और हमारा काम चुनाव के लिए करने के लिए या चुनाव के हिसाब से काम नहीं निर्धारित होगा, सेवा भाव से और देश बदलने के भाव से, देश को एक अच्छा भविष्य देने के भाव से हमें काम करना है। तो मैं समझता हूँ जितनी हम योजनाएं करते हैं, जो जो काम को हाथ में लेते हैं और उनको जनता तक पहुंचाते हैं, जो जो लाभ आज देश देख रहा है इन सब कामों का, ये कोई चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे और चुनाव में उसका लाभ स्वाभाविक है, क्योंकि आखिर जब आप जनता की सेवा कर रहे हैं तो जनता उसको देख रही है, जनता पहचान रही है। आज जनता ने देखा है प्रधानमंत्री जी ने कैसे देश भर में विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी, तेज गति दी, कैसे जमीन पे प्रोजेक्ट शुरू भी होते हैं और खत्म भी होते हैं। हाल में ही आपने काशी में देखा, काशी की बात, एक प्रकार से अद्भुत काम हुआ है, जिसके लिए मैं समझता हूँ आज़ादी के 75 वर्ष एक तरफ, सदियों से और कई सदियों से ये देश इंतजार कर रहा था कि हमारी अस्मिता को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। लेकिन और मैं समझता हूँ काम अच्छा ईमानदारी से जो हो रहा है उसका जनता का आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से मिलेगा, आगे मिलते रहेगा। हम अपने काम पे तटस्थ हैं, जनता निर्णय करेगी, काम अच्छा लगेगा तो स्वाभाविक रूप से बड़े आशीर्वाद की हमें उम्मीद है। पीयूष जी, इसी के भीतर पर डबल इंजन सरकार की बात होती है, आजकल आप ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने क्या हम हक से बोल सकते हैं कि ये सारे जो आंकड़े हैं सही में बदले हैं, बदलते रहेंगे और तेज़ी से बदलते रहेंगे? ऋषभ जी, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो विकास देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो कानून व्यवस्था में सुधार देखा है, उत्तर प्रदेश में आज जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे निवेश आ रहा है, जिस प्रकार से आज आप लखनऊ चले जाएं, आप बनारस चले जाएं, आप मुरादाबाद चले जाएं, आप गाज़ियाबाद, नोएडा में देखें, एक पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है, उद्योग काफ़ी बड़े रूप में आ रहा है, बहुत सारे रोजगार के अवसर वहाँ पे आ रहे हैं।
इस प्रकार से एक बहुत सारे देश के निर्माण और प्रदेश के निर्माण के कार्य जनता ने महसूस किए। साथ ही साथ एक ईमानदार सरकार जिसमें किसी प्रकार का 5 साल तक बेदाग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार शायद ही, और उत्तर प्रदेश के यहाँ कई लोग मुझे सामने भी दिख रहे हैं, शायद ही उत्तर प्रदेश ने इतनी अच्छी, ईमानदार, कर्तृत्ववान और जनता के समस्याओं के प्रति संवेदनशील सरकार आज तक देखी होगी। तो इसी के साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखना है कि आखिर इस सरकार ने जनता का दिल क्यों जीता। सालों साल से कार्यक्रम जो चल रहे थे, योजनाएं चल रही थी, लटकी पटकी थी, आधी अधूरी पड़ी थी, उन सबको खत्म करने का काम भी इस सरकार ने किया। कुछ कुछ योजनाएं, अभी अभी सरयू पे जो योजना हमने देखी वो कितने वर्षों पुरानी थी। गत 5-7 वर्षों में हर व्यक्ति को, हर खेत को, हर घर को बिजली पहुंचाना, कुकिंग गैस कनेक्शन देना, लाखों की संख्या में गरीबों को आवास देना, अपने खुद का घर देना, करोड़ों की संख्या में शौचालय, इज्जत घर देना, हमारी माता बहनों की इज्जत को सामने रखते हुए मैं अनगिनत आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को देश में, जिसमें लगभग 20-25% इंश्योरेंस उत्तर प्रदेश में मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देना, हर एक का खाता खोलना, ईमानदार व्यवस्था से लोगों को अनाज देना, कोविड में इतनी अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश ने संभाला। आज विश्व उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को एक मिसाल के रूप में देखता है। मैं अनगिनत कारण दे सकता हूं जिससे हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार से अधिक सीटें लेके भाजपा। चलो देखिए, आशा करते हैं कि ओमिक्रॉन में ना कोई फंसे, भारत में, विश्व में सीरियस हो गया है। ऐसी चर्चाएं पीयूष जी पहले भी हो चुकी हैं। 20 साल पहले इंडिया शाइनिंग की तरफ। उन 20-25 साल में क्या बदल गया है कि विकास का मुद्दा मंदिर के मुद्दे से, कास्ट के मुद्दे से, धर्म से मुद्दे से आपके हिसाब से बड़ा बन गया? कभी भी कोई एक मुद्दा बड़ा या एक मुद्दा छोटा नहीं होता है। मैं समझता हूं जब कोई भी व्यक्ति का जीवन देखें तो जीवन की अलग अलग पहलू होती है। हमारी अस्मिता, हमारा धर्म, हमारी विकास, हमारे रोजगार, हमारे कमाई, हमारे जीवन का स्तर, हमारे देश में किस प्रकार से विश्व में देश की साख बनी है, देश का नाम बना है, अलग अलग पहलू व्यक्ति को डिफाइन करती है, व्यक्ति को चाहिए। मैस्लो की भी चारों जो थियरीज हैं, जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, उसमें सभी को चाहता है। तो एक फिजिकल नीड्स होती है, एक मटेरियल नीड्स होती है, एक स्पिरिचुअल नीड होती है। मैं समझता हूं हमने व्यक्ति को सामने रखते हुए एक प्रकार से जो कोर फिलॉसफी है भारतीय जनता पार्टी की, वो व्यक्ति के पूरे हर प्रकार के नीड्स को सेटिस्फाई। मंत्री महोदय, तो इसमें जो अभी राहुल गांधी ऑपोजिशन में बोल रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, देखिए हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्ववादी अलग है, ये चर्चा फिर क्यों हो रही है अगर हम इन मामलों को पीछे छोड़ चुके हैं? देखिए वो क्या चर्चा करते हैं, सुबह उठ के क्या ट्वीट करेंगे, क्या बोलेंगे, भारत से ट्वीट करेंगे या विदेश से ट्वीट करेंगे, कब कहाँ रहते हैं, ये तो आज तक रहस्य है। एक और विपक्ष की बड़ी नेता ने तो कहा ना कि सीरियस पॉलिटिक्स इस तरीके से नहीं हो सकती है। मुद्देहीन पार्टी, और जिस पार्टी के पास ना तो नेतृत्व में कुछ ठोस ऑफर करने के लिए है जनता को, ना उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, पार्टी बिखरते दिख रही है, पूरी की पूरी पार्टी एक से दूसरे में शामिल हो जाती है। मैं समझता हूं कि उन्होंने पहले डिसाइड करना पड़ेगा कितना सीरियस है राजनीति में, और वास्तव में उनके पास कोई प्लान है क्या, कोई योजना है क्या, कुछ जनता की सेवा करने की इच्छा है क्या। आज के दिन तो हमें वैसा कुछ भी नहीं दिखता है, परंतु हम फिर भी इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं कि वो और सीरियस पॉलिटिक्स करें, हम चाहते हैं कि वो वास्तव में जनता से जुड़े हुए विषय उठाएं, और हमारे पास हर चीज़ का जवाब है। हमारा काम बोलता है, हमारी ईमानदार व्यवस्थाएं बोलती हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है भारत की जनता पर। पीयूष जी, समय कम है, 2-3 छोटे मुद्दे उठाने हैं। अगर फिर
कांग्रेस पार्टी से आपका मुकाबला आपके हिसाब से नहीं है उत्तर प्रदेश में। मुझे पता है कि भाजपा हर चुनाव बड़ी गंभीरता के साथ लेती है। रेस्टिंग ऑन योर लॉरेल्स इज़ नॉट योर फिलॉसफी। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश से भी चुनौती नहीं है? अभी समाजवादी पार्टी फैमिली में पैचअप हो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं आपको चुनौती देने के लिए। नहीं, जरूर क्यों नहीं दे पैचअप पाएंगे? करें, अच्छी बात है। और परिवार में तो वैसे भी मतभेद नहीं होना चाहिए। पारिवारिक भारत की संस्कृति में परिवार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन वास्तव में आज 4-4.5 साल गुजर गए हैं जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है। हमने कहाँ देखा उनको? कहाँ हमने कोई वक्तव्य उनकी तरफ से वक्तव्य सुना? कहाँ कोई डेवलपमेंट की बात सुनी? कौन से मुद्दे पे उनका कोई स्टैंड सुना? मैंने तो 4-4.5 साल में समाजवादी को कोई जमीन पे, कोई अपने क्षेत्र में भी कोई देखा नहीं। और जिस प्रकार की भेदभाव की राजनीति समाजवादी करती थी, जिस प्रकार से वो जातिवाद करती थी उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से वो धर्म के आधार पे लोगों को बांटती थी। मुझे तो याद है 2017 में एक चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना था बिजली को लेके। तब मैं बिजली मंत्री था। मुरादाबाद से हमें कंप्लेन आई कि बिजली की लाइन जब लगती है तो कुछ घरों को बिजली मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, और एक ही धर्म के लोगों को बिजली मिलती है। हम विश्वास नहीं कर पाए। हमने राज्य सरकार को कहा कि इसकी छानबीन करें। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी वहाँ के माननीय सांसद और जनता से लगातार कंप्लेन्स आती थी। तो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए जब भेजा तो आप आश्चर्य करेंगे, ये सचमुच पाया गया कि एक ही धर्म के लोग 2 घर में रहते हैं, दूसरे धर्म के 3 घर, फिर दूसरे पहले धर्म के 2 घर। तो पहले और तीसरे जगह तो बिजली मिलती है, पर बीच में बिजली नहीं दी जाती। ऐसे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव की राजनीति से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, दुखी है, और कभी ऐसी गलती वापस नहीं करेगी। पीयूष जी, जब बिहार के चुनाव हुए थे, तेजस्वी जी को भी यही बोल रहे थे कि वो तो नहीं है, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने फिर जॉब्स का मुद्दा उठाया। आपकी सरकार ने आके भी बोला कि भाई हम जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, आपके मैनिफेस्टो में आया। क्या ये मुद्दा फिर भी अभी भी जारी है यूपी में? सभी मुद्दे रहते हैं, उन मुद्दों का अपनी अपनी पार्टीज अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाती हैं। मुझे लगता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अनब्लेमिश्ड, एक ईमानदार सरकार, गुणवत्ता से जिसने वहाँ पे काम किया है, सेवा की है, और उस ट्रैक रिकॉर्ड के सामने और कोई पार्टी टिक नहीं पाएगी। हर चुनाव को हम सीरियसली लेते हैं। जैसे आपने खुद कहा, मैं अभी अभी सीधा चंडीगढ़ से आपके शो में आ रहा हूँ। चंडीगढ़ में लोकल बॉडी की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, पर हमारे लिए वो भी अहम है क्योंकि हर वो मौका जो जनता को सेवा करने का हमें मिलता है, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं और उस मेहनत के आधार पे हम जनता के साथ जुड़ते हैं, जनता के साथ हमारा लगाव। I can't obviously let you go without asking about what's happening in Parliament. आपने हाल ही में बड़ी कड़ी निंदा की है पार्लियामेंट में व्यवहार क्या हो रहा है। सस्पेंडेड एमपीज में से एक हमारे साथ आज मंच में जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि हम तो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो अब आगे कैसे करें? वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम मुद्दे उठा रहे थे, देश के मुद्दे उठाने में हमारा हक है। वैसे मुझे लगता है कि आप सबने शायद आपके चैनल पे भी देखा होगा कि किस प्रकार का व्यवहार कुछ माननीय सांसदों ने किया। मुझे याद है अभी हाल में ही मैंने हाउस में भी ये विषय रखा था। हम 13 दिसंबर को वो जो मार्शल्स, वो जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो सुरक्षा कर्मी है पार्लियामेंट के, उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा के हमारे पार्लियामेंट को सुरक्षित रखा, आतंकवादियों से बचाया। अभी हाल में 13 दिसंबर को सभी ने श्रद्धांजलि दी। क्या जो सुरक्षा कर्मी उस दिन हाउस में बुलाने पड़े, और वो सब पार्लियामेंट का सिक्योरिटी स्टाफ था, क्या वो सेवा नहीं कर रहे थे? क्या उनकी इज्जत करना हम सब पार्लियामेंटेरियंस का धर्म नहीं है? जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार उस दिन पार्लियामेंट में कुछ माननीय सांसदों ने किया, महिला सांसदों ने जिस प्रकार से खींचातानी करी, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार उन लेडी मार्शल्स के साथ किया, ये हमने तो नहीं, उन्हीं विपक्ष के सांसदों ने उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब पे और टीवी पे दिखाई।
उससे तो हमें मालूम पड़ा कि वहाँ हुआ क्या। हम तो एक तरफ बैठते हैं, ये सब दूसरी तरफ हुआ। लेकिन वो खुद इलीगल रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने आपके टीवी चैनल्स पे दिखाई, जिसमें स्पष्ट दिखता है एक सांसद तो मार्शल के गले को घोटने में लगा हुआ था। दो महिला सांसदें, महिला मान्य सांसद मार्शल्स के कॉर्डन को तोड़ के महिलाओं को खींचने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो कॉर्डन टूटे और फिर वो महिला टेबल, ऑफिस और चेयर पे अटैक कर सके। मेरे ख्याल से दो महिला सांसद तो एक महिला सांसद के गले में रस्सी बांध के ऐसे खींच के वहां पे प्रदर्शन कर रही थी। ये सब आपके टीवी पे देखा है वो हमें अब ऐसे व्यवहार के बाद भाइयों बहनों आप बताइए कि माफी मांगना कोई छोटा होता है आदमी या उससे बड़ा होता है आदमी। आप देखिए, एक किसी के गलत बयान पर बाहर किसी एक सांसद, हमारे भाजपा के सांसद ने कुछ बयान में थोड़ी गलती की थी। सांसद ने भी गलती के लिए क्षमा मांगी संसद में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी क्षमा मांगी। तो बड़ा दिल चाहिए क्षमा मांगने के लिए। दुर्भाग्य से उनके पास बड़ा दिल नहीं है। ओके, तो फिर ये और हम समझते हैं कि क्षमा मांगने से कोई नीचा नहीं होता। मैंने संसद में मिसअंडरस्टैंडिंग एक सांसद को हुई, जो मेरा कभी मतलब नहीं था, सांसद के साथ कोई मेरा मतभेद नहीं था, फिर भी हमें लगा कि अगर कुछ गलत फहमी हुई है तो एक शब्द के ऊपर तो माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्वयं मांगी है संसद में खड़े होके। माननीय चेयरमैन वेंकैया नायडू जी, उन्होंने माफी मांगी है संसद में खड़े होके। कोई माफी मांगने में आदमी छोटा नहीं होता है, उल्टे बड़ा होता है। लेकिन और मैं समझता हूं आपने तो पूरे सेशन में उनका व्यवहार देखा। हमने तो सिर्फ आखिरी दिन पे एक्शन लिया। अगर 9, 10, 11 3 दिन का जोड़ते तो 35 नाम आ रहे थे। तो हमें लगा कि ज्यादा हो जाएगा, तो कम से कम 11 तारीख पे जो सबसे ज्यादा खराब व्यवहार किया था उन सांसदों को वो तो कह रहे हैं कि देखिए आप विजुअल्स को ना मानिए, जो संसद टीवी पे देख रहे हैं उसको ना मानिए। हमने देश के हक के मुद्दे उठाए हैं और हमें मौका नहीं मिलता है। हम बार बार कॉलिंग अटेंशन करते हैं, पॉइंट रेज करने की कोशिश करते हैं, स्पीकर से टाइम मांगते हैं, हमें मिलता ही नहीं है। इससे डिसरप्शन बढ़ रही है क्योंकि यही मुद्दा बन गया है। अब इससे आगे कैसे निकलें? अब ऐसा है कि हमारी तरफ से तो कभी कोई सांसद उठा नहीं है, डिस्टर्ब नहीं किया है, वेल में नहीं है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलना चाहते हैं तो उन्हीं के सांसद डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, वेल में है, इसलिए वो सुनाई नहीं देता। हमारा तो कोई सांसद ने, अब याद करिए कभी बीजेपी या हमारे एनडीए के दलों में से किसी ने आप सरकार में हैं, किया ऑपोजिशन में डिफरेंट हुआ करता। अच्छा, इतने मोशंस आ रहे हैं, इतने बिल पास हो रहे हैं, उनको अब रिक्वेस्ट कर करके थक गए कि आप पार्टिसिपेट करें, करते नहीं है। अहम मुद्दे जो वो खुद चाहते हैं कि जिस पे चर्चा हो, उस पे भी चर्चा करने को नहीं आते हैं। प्राइस राइस पे उन्होंने मांगा, मुद्दे पे चर्चा चेयरमैन साहब ने स्वीकार करी, उन्होंने उसमें भी भाग नहीं लिया। अभी कोविड की चर्चा चल रही है, ओमिक्रॉन। आखिर ये तो कोई बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, तो देश का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, जनता को चिंता है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार हर विषय पे बात करने को तैयार है, तो हमने वो भी, चेयरमैन साहब ने मंजूरी दी, वो लिस्ट हुआ। कल उसकी डिबेट चल रही थी, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया, आज भी डिस्टर्ब किया, चलने नहीं दिया। अब अगर उन्होंने ये व्यवहार लेना है कि हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, हमें कोई पश्चाताप भी नहीं हमारे गलत व्यवहार का, हम फिर वापस डिस्टर्ब करेंगे, तो इसका तो जवाब भारत की जनता देगी। हमारे को कोई उनसे बैर नहीं है। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि संसद अच्छी तरीके से चले और एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन। आखिर हमारे बच्चे भी देखते हैं, छोटे बच्चे ये व्यवहार जब सांसदों का, नेताओं का देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा देश की अगली पीढ़ी पे। हम क्या विरासत में छोड़ना चाहते हैं देश के बच्चों के लिए। मुश्किल सवाल है क्योंकि हर बार ये चर्चा पहले आप में चली जाती है और तू मैं शुरू हो जाती है। लेकिन एक मिनट ऋषभ जी, पहले आपका सवाल ही नहीं है, व्यवहार उनका था, गलती उन्होंने की, क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। उनके नेता ट्वीट कर देते हैं कि क्षमा किस बात की, हम नहीं मांगेंगे। आपके शो पे तो आप कह रहे हो आके पब्लिकली बोल दिया क्षमा नहीं मांगेंगे। वैसे उनके नेताओं ने प्राइवेटली भी हमें बोला है कि हाउस नहीं चलने वाला है, आप अपने बिल पास कर लो, लेकिन हम तो डिस्टर्ब ही करते रहेंगे। तो अब ऐसे परिस्थिति में हम भी क्या कर सकते हैं।
पीयूष जी, चर्चा तो पूरी रात जारी रख सकते थे, लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया है। हमारे इस मंच को अपनी प्रेजेंस से शोभा देने के लिए माफ़ करिए, मैं एक Yes. जरूर जोड़ना चाहूँगा। मैं दिन भर तो बिजी रहता हूँ, रात को काफ़ी लेट फ्री होता हूँ, पर रात को कई बार 12, 1, 2 बजे हम टीवी देखते हैं न्यूज़ कैचअप करने के लिए क्या चल रहा है, तो मैं आपका भी चैनल और आपको विशेषकर उसमें देखता हूँ। वास्तव में जो देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना आपके शो पे मैं कई बार देखता हूँ, मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सब देशभक्ति में तो सब जुड़े हुए हैं, राजनीति से कभी कभी हम लोग देश में बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी इस मैसेज पे पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इंडियन न्यूज़ मंच पे जुड़ने के। जोरदार तालियां प्लीज़। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.